वेलकम बैक। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं और हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी सेकंड क्लास में हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रखा था। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण के गुण क्या होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक बार वापस बता देता हूं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऐसे विकिरण हैं जो अपने गमन की दिशा के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को समकोणीय स्थिति में कंपन करते हुए साथ साथ चलते हैं। इन विकिरणों को हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। चूंकि इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ में होता है, अतः यह विकिरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, प्रकाश के वेग से गति करती है, प्रवाह के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसका केवल सूक्ष्म क्षेत्र, जिसको कि हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं, नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। बाकी के सभी क्षेत्र हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के गुणों की यदि बात की जाए तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण वास्तव में तरंग गति के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, अर्थात यह विकिरण तरंग गति प्रदर्शित करती है। और तरंग गति या वेव मोशन की यदि बात की जाए तो इन विकिरणों के वेव मोशन को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह विकिरण इस सूत्र के रूप में तरंग गति प्रदर्शित करती है। और इस सूत्र को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं y = a sin थीटा। और इस समीकरण को अगर मॉडिफाई किया जाए तो इसे हम दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं a sin ओमेगा t के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। या फिर इसी समीकरण को अगर हम प्रदर्शित करें तो इसे a sin 2 पाई न्यू टी के रूप में भी दर्शाते हैं। और यह समीकरण वास्तव में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की वह आधारभूत समीकरण है जिसके अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग गति करते हुए एक से दूसरी दिशा में स्थानांतरित होती है। और इनके स्थानांतरण को यदि ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्सिस दे रखी है ये y एक्सिस विस्थापन के रूप में प्रदर्शित की गई है। और तरंग यदि गति करती है तो अधिकतम विस्थापन, फिर वापस शून्य विस्थापन और वापस सामान्य स्थिति पर लौट आता है। यहाँ से यहाँ तक के विस्थापन को हम पाई और आगे के टोटल विस्थापन को हम 2 पाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये थीटा कोण के साथ में गति करते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर अधिकतम विस्थापन जो प्रदर्शित किया गया है इसको हम a से दर्शाते हैं और किसी भी अन्य विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए हम y का उपयोग करते हैं। और यह विकिरण धनात्मक और ऋणात्मक रूप से या एक कोणीय गति के रूप में परिवर्तित होते हुए आगे बढ़ती है। इसको हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं कि ये इसका मूल बिंदु है और यहाँ से विकिरण यदि आगे बढ़ती है तो यह विकिरण इस दिशा में एक निश्चित थीटा कोण का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेगी। और इस विकिरण को अगर हम ग्राफ के साथ में जोड़ें तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये विकिरण यहाँ पर है तो हम स्थान यहाँ से प्रदर्शित करेंगे और जैसे जैसे विकिरण आगे बढ़ेगी ये ग्राफ भी आगे बढ़ता जाएगा। जब ये अधिकतम दूरी पर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, उस समय ये अधिकतम विस्थापन को प्रदर्शित करेगी, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या a को अधिकतम विस्थापन आयाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद जैसे ये विकिरण वापस लौटकर यहाँ आती है, इसका मतलब यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर कोण कितना है, थीटा रेडियन कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसी तरीके से वापस ये नीचे से होते हुए वापस वृत्ताकार पथ में आगे बढ़ती है तो ये वापस इसी तरीके से उड़ते हुए अपने वापस 2 पाई दूरी तक या 2 पाई तक या 2 पाई कोण तक वापस अपने मूल स्थान पर लौट कर आ जाती है। तो इस प्रकार से इस कोणीय विस्थापन या ज्या विस्थापन के रूप में हम इस समीकरण की सहायता से तरंग गति करती हुई विद्युत चुम्बकीय विकिरण को प्रदर्शित करते हैं। और इस तरंग गति करती हुई विकिरण को यदि प्रदर्शित किया जाता है तो ये सामान्य सूत्र हम काम में लेते हैं, जहाँ पर दिया गया y ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक के इस विस्थापन को y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
साथ ही इसमें ए जो दिया गया है, अगर ये वृत्ताकार पथ के रूप में प्रदर्शित किया जाए त्रिज्या को दर्शाएगा, और अगर तरंग गति के रूप में है तो ए जो दिया गया है ये अधिकतम विस्थापन आयाम को प्रदर्शित करेगा। थीटा यहाँ पर ये वृत्ताकार या कोणीय गति करते हुए इस विकिरण के लिए थीटा एंगल को प्रदर्शित करता है, या थीटा कोणीय या कोण को प्रदर्शित करता है जहां पर कोणीय गति प्रदर्शित हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर ओमेगा और टी जो दिया गया है, इसमें दिया गया ओमेगा वास्तव में कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है, दिया गया टी समय को दर्शाता है, और इसके बाद में जो आगे दिया गया है पाई ये कोण है तथा रेडियन कोण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और न्यू उस तरंग की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और या फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। इसी तरीके से इसी संबंध को फ्रीक्वेंसी के रूप में, इसी संबंध को हम तरंग संख्या के रूप में, इसी संबंध को हम तरंग संख्या के साथ साथ तरंग या तरंग दैर्ध्य के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आधारभूत समीकरण के रूप में तरंग गति करते हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण को इस रूप में दर्शाया जाता है। इस तरंग गति करती हुई विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य गुण क्या क्या होंगे, उन गुणों की हम बात करते हैं। तो अगर मैं सामान्य एक तरंग को इस रूप में प्रदर्शित करता हूं, जिसमें ये सुरंग है, फिर वापस मूल बिंदु से होते हुए गर्त है, फिर वापस सुरंग है, इस तरीके से ये तरंग इस दिशा के अंदर आगे बढ़ती है। और यहाँ पर यदि हम प्रदर्शित करें तो इस प्रक्रिया में इस सुरंग और इस सुरंग के बीच की दूरी ये बराबर होनी चाहिए। थोड़ा इसको बराबर कर देता हूँ मैं। इसको हम इस रूप में प्रदर्शित करें, ऊपर फिर वापस सामान्य नीचे, फिर ऊपर फिर सामान्य नीचे, इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। और यहाँ पर इस सुरंग और इस सुरंग के मध्य की दूरी कह दीजिए, या इस मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु के मध्य की दूरी कह दीजिए। इन दूरियों को हम लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य या तरंग दूरी कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या तरंग दूरी को हम लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह दो क्रमागत सुरंगों के मध्य की दूरी या दो क्रमागत जो गर्त बन रहे हैं इनके मध्य की दूरी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये चूंकि दूरी है, लंबाई के मात्रक के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर दिया गया लैम्डा तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है या वेव लेंथ को प्रदर्शित करता है, और वेव लेंथ का मात्रक सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर या नैनोमीटर के अंदर या लंबाई के किसी मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का या तरंग गति करती हुई किसी विकिरण का तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी है, जिसे दूरी की मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो नैनोमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, सेंटीमीटर हो या अन्य कोई दूरी का मात्रक हो, उसके रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी पहली प्रक्रिया को दर्शाता है। इसके यदि उदाहरण प्रदर्शित किए जाएं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर विभिन्न स्पेक्ट्रम क्षेत्र के अंदर जो परास है, उस परास के साथ हम तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करके दर्शा सकते हैं। यदि मैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर एक्सरे की बात करता हूं तो इसके तरंग दैर्ध्य को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 15 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की परास युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों को हम एक्सरे कहते हैं। इसी तरीके से यदि यूवी रेज की बात की जाए या हिंदी में इसको लिखा जाए पराबैंगनी विकिरण, तो पराबैंगनी विकिरण की यदि हम बात करें तो पराबैंगनी विकिरण की परास 15 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होती है, और यहाँ भी तरंग दैर्ध्य को लंबाई के मात्रक नैनोमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरी विकिरण की हम बात करें, विजिबल रेज या रेडिएशन कहा जाता है, और विजिबल रेडिएशन को हम हिंदी में दृश्य क्षेत्र विकिरण कहते हैं, या सिंपल में दृश्य विकिरण कहा जाता है। दृश्य विकिरण की परास इससे आगे
और यह 400 नैनोमीटर, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के मध्य होती है। और यह परास तरंग दैर्ध्य के रूप में विजिबल रेडिएशन या दृश्य विकिरण कहलाती है। इसी तरीके से यदि हम IR रेडिएशन की बात करें तो जिन्हें हम अवरक्त विकिरण कहते हैं, और अवरक्त विकिरण की अगर परास प्रदर्शित की जाए तो इससे भी उच्च तरंग दैर्ध्य के रूप में इसकी परास प्रदर्शित होती है। और इसे प्रदर्शित करने के लिए मात्रक हम थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 200 माइक्रोमीटर तक की परास युक्त या तरंग दैर्ध्य परास युक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को हम IR विकिरण या अवरक्त विकिरण कहते हैं। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न परास युक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को हम भिन्न भिन्न नामों से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक्सरे, UV रे, विजिबल रेडिएशन, IR रेडिएशन, और इस तरह के इनकी परास के साथ में इसको प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यहाँ पर दी गई परास में लंबाई का मात्रक है, अर्थात यह तरंग दैर्ध्य परास को प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से किसी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दो क्रमागत सुरंगों और गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य की परास के अनुसार हम विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का नामकरण इस तरीके से करते हैं। सेकंड इसकी प्रकृति या इसका गुण आता है, वो है तरंग संख्या। किससे प्रदर्शित होता है? तरंग संख्या। इसको हम न्यू करके बार से प्रदर्शित करते हैं, या इसे कहा जाता है वेव नंबर। न्यू बार या वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेव नंबर वास्तव में क्या है? एक तरंग दैर्ध्य आपको पता है लैम्डा है, दूरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर उसी तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसे शॉर्ट में तरंग संख्या लिखा गया है। तो यहाँ पर जब भी हम तरंग संख्या की बात करें, किसी निश्चित स्थान, जो भी आपको आप ले सकते हैं, तो निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान अर्थात लंबाई निश्चित कर दी जाए, तो एक निश्चित लंबाई या सेंटीमीटर की मैं बात कर देता हूं, 1 सेंटीमीटर में किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कुल जितने तरंग दैर्ध्य इसमें समाहित होंगे, उन कुल तरंग दैर्ध्यों की संख्या को ही तरंग संख्या कहते हैं। या हम सिंपल रूप में कहें, इकाई दूरी में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है। या अगर मैं इकाई दूरी को सेंटीमीटर में लिखूं, तो इकाई सेंटीमीटर में यहाँ पर जितने तरंग दैर्ध्य होंगे, उन तरंग दैर्ध्यों की संख्या को हम क्या नाम देते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किया जाता है न्यू बार से, और ये न्यू बार वास्तव में तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम के रूप में दर्शाया जाता है। और चूंकि तरंग दैर्ध्य का मात्रक यदि मैं सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित करूं, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात तरंग संख्या क्या है? तरंग दैर्ध्यों की संख्या है जो किसी इकाई लंबाई में उपस्थित किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के इकाई लंबाई में उपस्थित किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्यों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। ज्ञात करने के लिए हम तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम के रूप में इसको ज्ञात करते हैं, और इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक के व्युत्क्रम के रूप में दर्शाया जाता है। यदि नैनोमीटर में तरंग दैर्ध्य दी गई है, तो इसकी तरंग संख्या प्रति नैनोमीटर के रूप में लिखी जाएगी। सेंटीमीटर में लिखी है तो प्रति सेंटीमीटर के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया, इसकी सेकंड गुण को प्रदर्शित करता है तरंग संख्या। इसी तरीके से तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु और आता है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के संदर्भ में, और उसे कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहेंगे? आवृत्ति कहा जाता है, या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इसका चिन्ह बनाया जाता है, जिसको हम NU या न्यू कहते हैं। तो न्यू प्रतीक के द्वारा आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब है किसी एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में अगर कोई तरंग इधर से इधर गति कर रही है,
तो इस निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में या प्रति सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो एक निश्चित स्थान से 1 सेकंड में या इकाई समय में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, चूंकि हम प्रति सेकंड के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मात्रक यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इसका मात्रक हम प्रदर्शित करते हैं प्रति सेकंड के रूप में या सेकंड इनवर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या इसी को हम हर्ट्ज के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसका चिन्ह होता है HZ। हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज के रूप में हम इसको HZ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या प्रति सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के 3 गुण हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें पहला है तरंग दैर्ध्य, नंबर 2 है तरंग संख्या, नंबर 3 है आवृत्ति, और नंबर 4 इन तीनों के संयोजन के रूप में हम इनको ऊर्जा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्जा को हम E से दर्शाएंगे, और तीनों में यदि संबंध लिया जाए तो हम E इक्वल टू H न्यू इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा के द्वारा या फिर HC न्यू बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर E ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, H प्लांक नियतांक को प्रदर्शित करता है, न्यू आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और न्यू के ऊपर बार लगाकर जो प्रदर्शित किया गया है यह तरंग संख्या को दर्शाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा और इन तीनों गुणधर्मों के मध्य संबंध इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। और सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा का मात्रक हम जूल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर विकिरणों को यदि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में या ऊर्जा, आवृत्ति या तरंग संख्या के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाए तो एक संरचना निर्मित होती है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम वास्तव में क्या है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं उन विकिरणों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाता है, और रखने के बाद जो संरचना बनेगी उसी संरचना को हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। तो सेकंड हम पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम, या इसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और स्पेक्ट्रम वास्तव में क्या है, किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो क्रम निर्मित होता है उसी क्रम को हम स्पेक्ट्रम के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और या फिर इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के अंदर हम अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, जो कि तरंग दैर्ध्य के मान के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके क्रम के रूप में हम स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। और एक प्रक्रिया मैंने पहले भी बताई थी कि स्पेक्ट्रम में यदि सौर विकिरणों का एक क्रम से व्यवस्था प्रदर्शित की जाए तो उसे हम सोलर स्पेक्ट्रम या सौर स्पेक्ट्रम के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में भी सोलर स्पेक्ट्रम को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाएं से दाएं बढ़ते क्रम के अंदर अलग अलग विकिरणों को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। सबसे पहले है कॉस्मिक रेस, सेकंड नंबर पे हम ले रहे हैं गामा रेस, थर्ड नंबर पे आता है एक्स रेस, फोर्थ नंबर पे आता है यूवी, और उसी के आगे आता है विजिबल पराबैंगनी व दृश्य विकिरण या रेडिएशन कहा जाता है। इसी के साथ यूवी विजिबल के बाद अगला जो क्षेत्र आता है उसे हम अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस कहा जाता है। और उसके बाद में जो क्षेत्र आता है इसे हम माइक्रोवेव क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद की विकिरणों को हम रेडियो वेव्स कहते हैं। तो इस तरीके से बाएं से दाएं हम बढ़े तो यहाँ लगातार विभिन्न क्षेत्र हमने प्रदर्शित किए हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान देखना, तरंग दैर्ध्य के
बढ़ते क्रम में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस्मिक रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होती है। तो इसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तरंग दैर्ध्य बहुत कम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तरंग दैर्ध्य का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से आप देखें दो सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है, अर्थात कॉस्मिक रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। और इसी को यहाँ हम इस क्रम में व्यवस्थित करने के बाद स्पेक्ट्रम कहते हैं, EMR स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस EMR स्पेक्ट्रम के अंदर हम निश्चित क्षेत्र निर्मित करते हैं और उन्हीं के आधार पर इनकी तरंग दैर्ध्य भी मैं लिखता हूँ और इसी के अंदर हम इनके ऊर्जाओं के मान भी लिखेंगे, उसकी तरंग संख्याओं के मान भी लिखेंगे और आवृत्ति के मान भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बाएं से दाएं जाने पर लैम्डा या तरंग दैर्ध्य का मान लगातार बढ़ेगा, जिसका मात्रक हम यहाँ पर m के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सेकंड नंबर पे मैं लूँगा न्यू बार जो कि तरंग संख्या है। तरंग संख्या का मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ऊर्जा, और विकिरण ऊर्जा का मात्रक ध्यान रखना जूल मॉलिक्यूल या प्रति मॉलिक्यूल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट के अंदर हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो है न्यू आवृत्ति है और आवृत्ति का मात्रक हम हर्ट्ज में प्रदर्शित करते हैं या प्रति सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बाएं से दाएं लैम्डा का मान बढ़ेगा, लेकिन चूंकि लैम्डा के साथ ये तीनों व्युत्क्रमानुपाती है, अतः बाएं से दाएं जाने पर इनके मान में निरंतर कमी होगी। इसमें कॉस्मिक रेडिएशन अंत से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ पर मैं इनके तरंग दैर्ध्य की परास लिखता हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा का मान 1 पिकोमीटर अर्थात 10 की घात -12 मीटर के बराबर होगा। चूँकि मात्रक मैंने यहाँ लिख रखा है इसलिए यहाँ पर मात्रक नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि तरंग संख्या की बात की जाए तो सेंटीमीटर में यदि ये तरंग संख्या प्रदर्शित की जाए तो यह प्रदर्शित होता है 10⁻10 के रूप में, जो कि सेंटीमीटर इनवर्स है। इसी तरीके से मैं यदि ऊर्जा को प्रदर्शित करता हूं तो कॉस्मिक और गामा रेडिएशन जहां से प्रारंभ हो रही है, जुड़ रही है, वहां पर इन विकिरणों की ऊर्जा का मान अगर प्रदर्शित किया जाए तो 10 की घात 11 जूल प्रति मॉलिक्यूल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यदि मैं हर्ट्ज की बात करता हूं तो हर्ट्ज के अंदर आवृत्ति यदि प्रदर्शित की जाए तो इसकी परास 3 × 10 की घात 21 होगी। और इन तीनों में या चारों में लैम्डा का मान तो बाएं से दाएं जाने पर रेडियो तरंगों तक बढ़ेगा, जबकि बाकी तीनों के मान में क्या होगी, कमी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने संबंध पढ़ा है कि E बराबर होता है H न्यू, E बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा, E बराबर होता है HC × न्यू बार। इसमें न्यू बार, न्यू और E तीनों सीध में है, समानुपातिक संबंध के रूप में है, जबकि लैम्डा इसके व्युत्क्रमानुपाती संबंध के रूप में है। यदि लैम्डा का मान बढ़ रहा है, एक याद रखना है, लैम्डा परिवर्तित में बाएं से दाएं लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो बाकी तीनों के मान लगातार क्या होंगे, घटेंगे। और जितने मैंने यहाँ ब्लॉक बना रखे हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर इनका मान लगभग 100 गुना परिवर्तित हो जाएगा। अगर बढ़ रहा है 100 गुना बढ़ेगा, घट रहा है तो 100 गुना घट जाएगा। और ये एक सामान्य स्पेक्ट्रम की परास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों को हम यहाँ स्पेक्ट्रम के क्षेत्र कहते हैं या एरियाज ऑफ स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और एरियाज ऑफ स्पेक्ट्रम के नाम अगर पूछे, कॉस्मिक रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, यूवी विजिबल या पराबैंगनी और दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो रेडिएशन या विकिरण और रेडियो तरंगें के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये सभी स्पेक्ट्रम के क्षेत्र कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आता है कि स्पेक्ट्रम क्षेत्र क्या है, प्रदर्शित कीजिए, तो स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें और स्पेक्ट्रम के अंदर तरंग दैर्ध्य या
इन चारों में से किसी एक या सभी को निश्चित क्रम से मान के बढ़ते या घटते क्रम के रूप में इन क्षेत्रों को क्रम से व्यवस्थित करके इस स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को दर्शा सकते हैं और उनकी परास में यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ से आप देखें लैम्डा का मान बाएं से दाएं लगातार बढ़ेगा, अर्थात 100 गुना बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो मीटर में है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। फिर 100 गुणा किया जाए तो 10⁻⁻8 और 100 गुणा किया जाए 10⁻⁻6 और 100 गुणा किया जाए 10⁻⁻4 और 100 गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर के रूप में। और यदि आगे बढ़ें तो 10⁻⁻4 और इसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएं तो गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ -2 है, 100 गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 1 मीटर, इसी तरीके से 100 मीटर और इसी तरीके से 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, अर्थात इसी रूप में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य की परास की विकिरण को हम रेडियो तरंगों के नाम से प्रदर्शित करते हैं और बाकी की परास यहाँ पर आपको प्रदर्शित की गई है। ऐसे ही हम तरंग संख्या को प्रदर्शित करें तो जिस तरीके से ये 100 गुना बढ़ाया है, तो चूंकि इनका मान घट रहा है तो 100 गुना हम इसको घटा देंगे और घटाएंगे तो 10⁻+10 है तो यहाँ हो जाएगा 10⁻8, यहाँ हो जाएगा 10⁻6, यहाँ यूवी विजिबल एक साथ प्रदर्शित की गई है 10⁻4, इसी तरीके से 10⁻2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 10⁻−2 और आगे बढ़ें तो 10 की पावर हो जाएगा -4 और ये मात्रक होगा सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पे तरंग संख्या का मान निरंतर घटता जाएगा जिसमें रेडियो तरंगों की तरंग संख्या न्यूनतम होगी और कॉस्मिक रेडिएशन या गामा रेडिएशन की तरंग संख्या उच्चतम होती है। इसी रूप में यदि ऊर्जा प्रदर्शित की जाए तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी घटेगी और इसको भी 100 गुना कम करके हम प्रदर्शित करें। 10⁻11 है, 100 गुना कम करें तो ये हो जाएगा पावर 9, 10⁻7, 10⁻5, 10⁻3 और 10⁻1 अर्थात 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻−1 और ये हो जाएगा 10⁻−3। मात्रक क्या रहेगा? अगर रेडियो तरंग कहाँ से प्रारंभ होती है या कितनी ऊर्जा के बाद में या ऊर्जा से की विकिरणों को हम रेडियो तरंगें कहे तो उसकी परास हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि 10⁻³ से लेकर 10 जूल प्रति मॉलिक्यूल ऊर्जा युक्त विकिरण है तो उसी को हम रेडियो तरंगें कहते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें, हर्ट्ज या आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करें तो ये 3 × 10⁻19, इसी तरीके से 3 × 10⁻17, इसी तरीके से 3 × 10⁻15, इसी रूप में आगे बढ़ते जाएं 3 × 10⁻13, इसी तरीके से 3 × 10 की पावर कम करते जा रहे हैं 100 गुना तो ये हो जाएगा 11 और 3 × 10 की पावर हो जाएगा 9 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग संख्या इनकी परास को प्रदर्शित करते हैं और इस परास के रूप में यह विकिरण प्रदर्शित की जाती है। और इस प्रकार से हम इस निश्चित क्षेत्र में जो विकिरण पड़ रही है इन्हीं विकिरणों को हम स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्षेत्र कहाँ से शुरू होगा? कॉस्मिक रेडिएशन से। तो सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशंस, फिर गामा रेडिएशन, फिर एक्स-रे या एक्स रेडिएशन, उसके बाद यूवी विकिरण, फिर विजिबल या दृश्य क्षेत्र विकिरण, फिर अवरक्त क्षेत्र विकिरण, उसके बाद माइक्रोवेव क्षेत्र विकिरण और उसके बाद में रेडियो वेव विकिरण आती है। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन स्पेक्ट्रम क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है या यदि इस निश्चित स्पेक्ट्रम क्षेत्र की विकिरण की अंतःक्रिया किसी अणु के साथ की जाती है तो यहाँ पर किस प्रकार से अंतःक्रिया होगी और अंतःक्रिया में अणु की संरचना किस तरीके से परिवर्तित होती है, उसको हम यहाँ पर इनके उपयोगों के अंदर आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र का उपयोग क्या क्या है, तो मैं यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ नेक्स्ट के अंदर। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशन की या
कॉस्मिक रेज की बात की जाए तो चूंकि यह विकिरण उच्चतम ऊर्जा युक्त विकिरण है, सबसे घातक विकिरण होती है, इसके तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होता है और यह विकिरण अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरणों में से एक है। और इन कॉस्मिक रेडिएशंस का उपयोग आणविक संरचना निर्धारण में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। तो इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं होगा, तो आणविक संरचना निर्धारण में अनुपयोगी विकिरण है, इसको कहीं पर भी हम काम में नहीं लेते। लेकिन यदि सेकंड विकिरण की बात की जाए, गामा रेडिएशन की या गामा क्षेत्र की विकिरणों को यदि किसी भी अज्ञात अणु के संपर्क में लाया जाए तो अंतःक्रिया द्वारा यहाँ पर ये विकिरण भी उच्च ऊर्जा युक्त है, अतः इन विकिरणों को यदि किसी अणु पर आपतित किया जाता है तो उस ऊर्जा द्वारा अणु के नाभिक में जो न्यूक्लियन है उनकी व्यवस्था या अभिविन्यास में परिवर्तन होता है। तो इन विकिरणों के द्वारा क्या होगा, नाभिकीय अभिविन्यास परिवर्तित होता है और नाभिकीय अभिविन्यास का परिवर्तन सामान्यतः नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ऊर्जाओं के अंदर होता है। चूंकि ये अत्यधिक ऊर्जा युक्त प्रक्रिया है, इसलिए नाभिकीय रसायन के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्य आणविक संरचना निर्धारण में इन विकिरणों को भी हम कहीं काम में नहीं लेते हैं। और इसी तरीके से हम तीसरे क्षेत्र की बात करें, तीसरे नंबर का क्षेत्र आता है एक्सरेज। सामान्य रूप से इन विकिरणों का उपयोग एक्सरे लेने के लिए या शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्धारित या ज्ञात करने के लिए, आंतरिक अंगों के निदान करने के लिए हम एक्सरे का उपयोग करते हैं या एक्स विकिरणों का उपयोग करते हैं। और यह विकिरण अगर आणविक संरचना निर्धारण के अंदर बात की जाए तो हम क्रिस्टलीय संरचना निर्धारण में इनका उपयोग करते हैं। तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करनी हो तो हम एक्सरे विकिरणों के उपयोग के द्वारा क्रिस्टल संरचना का निर्धारण करते हैं। अगर सामान्य अणु के संपर्क में एक्स रेडिएशन आती है तो क्या होगा, तो उसमें आप इस तरीके से समझें, आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो भी है, ये आंतरिक कोश हैं, ये बाह्यतम कोश मान लिया जाए या इस तरीके से और कोश हैं, ये बाह्यतम कोश हैं और ये सभी हो जाएंगे आंतरिक कोश। तो यहाँ से यहाँ तक के जो आंतरिक कोश हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतःक्रिया या एक्स विकिरणों द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इसमें उच्च कोश से निम्न कोश में या निम्न कोश से उच्च कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, अर्थात संयोजकता कोश नहीं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए एक्स विकिरणों का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं और इसमें भी ध्यान रखना, आणविक संरचना निर्धारण के लिए यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इस रेडिएशंस का कहीं उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण द्वारा हम वास्तविक रूप से आणविक संरचना निर्धारित नहीं कर पाते। केवल क्रिस्टल संरचना निर्धारण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चौथे नंबर की विकिरण आती है यूवी विजिबल रेडिएशन, अवरक्त दृश्य विकिरण क्षेत्र। अवरक्त दृश्य विकिरण क्षेत्र है, इन रेडिएशन की अणुओं के साथ अंतःक्रिया होती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के अंदर लोन पेयर हैं, उनका संक्रमण होगा, बॉन्डिंग पेयर है, चाहे ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, उनका संक्रमण होगा। इनमें बंध विखंडन की प्रक्रियाएं भी होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का उत्तेजन भी होता है और सिग्मा बंध और पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन भी होता है, जिसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है तो पाई से पाई स्टार संक्रमण अणुकक्षक सिद्धांत के रूप में हम पढ़ चुके हैं, वो प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। तो ध्यान रखना, एक्सरे आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से संबंधित है उच्च ऊर्जा युक्त होने के कारण, जबकि यूवी विजिबल रेडिएशन है यह संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से संबंधित है, जिसमें यदि परमाणु दिया गया हो तो हाइड्रोजन के परमाणु कोशों के मध्य इलेक्ट्रॉन
एक ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण प्रदर्शित करती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं अणु की, तो अणुओं के अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, अणु कक्षक होते हैं, और उन अणु कक्षकों में बंधित और प्रतिबंधित अणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का यदि स्थानांतरण या संक्रमण होता है तो उस संक्रमण के लिए पर्याप्त या आवश्यक ऊष्मा यूवी और विजिबल रेडिएशन के लगभग बराबर होती है। इसलिए इन विकिरणों का उपयोग हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है या बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और इस विकिरणों के उपयोग द्वारा यदि किसी अणु की संरचना का निर्धारण किया जाता है तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो दिए गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन का एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण हो रहा है, परमाणुओं में भी और अणुओं में भी अणु कक्षकों के मध्य संक्रमण हो रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन संक्रमित होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्तर में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संरचना को हम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आणविक संरचना का हम इस क्षेत्र से भी निर्धारण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यही या इन्हीं विकिरणों के उपयोग द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो वापस ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इन विकिरणों के उपयोग द्वारा अणु संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और यह संयोजकता इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से संबंधित विकिरण है और संक्रमण में आवश्यक ऊर्जा इन विकिरणों की ऊर्जा के बराबर होती है। अतः किसी अणु पर यदि यह विकिरण आपतित की जाए तो उसके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा। निम्न कोष से उच्च कोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके या अवशोषित करके उत्सर्जित होते हैं या इलेक्ट्रॉन संक्रमित होते हैं। इसी तरीके से इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या हो जाएगा? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। 5वें नंबर पर आता है अपने चैप्टर में, ये हम डिटेल्स के अंदर इसी के तीसरे यूनिट के अंदर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है अवरक्त विकिरण। और अवरक्त विकिरण अगर किसी भी अणु के साथ अंतःक्रिया करती है तो इसकी ऊर्जा और कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तो संभव नहीं होगा। लेकिन अगर यह ऊर्जा किसी अणु को दी जाती है तो अणु में दो परमाणुओं के मध्य जो बंध है, इस बंध में कंपन प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें कंपन ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसमें अणुओं के मध्य जो बंध है, बंध लंबाई में वृद्धि और कमी होगी। और यदि 2 या अधिक 3 या अधिक परमाणु युक्त कोई अणु है तो उसमें उन अणुओं के मध्य कोणीय विस्थापन भी होता है। तो बंकन और कंपन 2 प्रकार के व्यापकंप संक्रमण संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर आईआर विकिरण के उपयोग द्वारा किसी अणु में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। और इस वाइब्रेशन के कारण इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम नाम देते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। चूंकि कंपन ऊर्जा या आईआर ऊर्जा किसी अणु को दी जाती है तो कंपन ऊर्जा के साथ साथ यह ऊर्जा घूर्णन के लिए भी प्रयुक्त होती है। इसलिए यह जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों एक साथ दर्शाता है। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? यदि मैं केवल गैस अवस्था के अंदर अणु लेकर उस पर आईआर विकिरण आपतित करता हूँ तो गैसीय अणु अपनी अक्ष पर घूर्णन अर्थात रोटेशन भी करेगा, साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा के द्वारा ये बंध के अंदर लंबाई में परिवर्तन के साथ कंपन भी करेगा या कोणीय कंपन भी करेगा। तो इस तरीके से वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी गैसीय अवस्था के अंदर जो अणु हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें अणु ध्रुवीय प्रकृति का होना अनिवार्य है। इसी तरीके से यदि गैस की जगह
द्रव अवस्था के अंदर यदि विलयन बना करके उस अणु पर यदि IR विकिरण आपतित की जाए तो उसमें रोटेशन या घूर्णन संभव नहीं होगा, केवल बंधों के मध्य कंपन ही होगा। तो द्रव अवस्था के अंदर यदि किसी पदार्थ पर IR रेडिएशन आपतित की जाती है तो केवल कंपन स्पेक्ट्रम या परमाणु में कंपन उत्पन्न होंगे और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी रूप में या कंपन के रूप में अणु की ऊर्जा या अणु के विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण संपन्न होता है और इसी को हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो द्रव अवस्था में शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी और गैस अवस्था में है जिसमें कंपन और घूर्णन दोनों संभव है तो उसे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो विकिरण प्रयुक्त की गई है वो कौन सी है? IR विकिरण है। और अगर IR विकिरण प्रयुक्त की गई है तो इसके आधार पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नामकरण किया जाता है और इसे हम कहते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके 3 नाम होते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि द्रवावस्था में प्रयुक्त किया जाए प्रादर्श या सैंपल तो, और यदि गैस अवस्था में लिया जाए तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में इससे कम ऊर्जा वाले विकिरणों के रूप में यदि हम माइक्रो रेडिएशन की बात करें या माइक्रोवेव्स की बात करें तो क्या स्थिति आती है? और कम ऊर्जा युक्त विकिरण है और इन विकिरणों के द्वारा यदि इन विकिरणों को किसी भी अणु के संपर्क में लाया जाए तो गैसीय अवस्था में अणु इन विकिरणों से ऊर्जा अवशोषित करके अपनी अक्ष पर घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है। तो यह केवल आणविक घूर्णन को उत्पन्न करती है और इसीलिए इसको हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और या फिर विकिरण के नाम के आधार पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो गैस अवस्था में किसी अणु पर यदि माइक्रो तरंगें आपतित की जाती है तो उस अणु में केवल अपने अक्ष पर घूर्णन में परिवर्तन होगा और घूर्णन में परिवर्तन के कारण घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है या घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यह विकिरण घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और इसके अलावा 7वें नंबर पर और उच्च ऊर्जा युक्त रेडिएशन कौन सी है? रेडियो वेव्स हैं, रेडियो तरंगे हैं और रेडियो तरंगों के अंदर ऊर्जा का मान बहुत कम होता है लेकिन एनर्जी क्या है? बहुत कम है। उसके बाद भी यह विकिरण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को परिवर्तित करने का काम करता है या चक्रण को परिवर्तित करने का काम करता है। इसलिए रेडियो तरंगों के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस होता है जिसमें क्लॉकवाइज चक्रण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को यदि विकिरण दी जाए तो यही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है। तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन में जो परिवर्तन होता है इसी को हम इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं और इसी के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ली जाती है। तो यहाँ पर प्रारंभिक रेडियो तरंगों को अगर हम प्रयुक्त करते हैं जो कि सामान्य रूप से रेडियो तरंगों में उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे हैं उनकी सहायता से ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी संपन्न होती है। और यदि हम इससे भी कम ऊर्जा की तरंगों का उपयोग करें तो हम यहाँ केवल नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित कर सकते हैं और उसके द्वारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस या अनुनाद संपन्न होता है और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी संपन्न होती है। ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल नाभिकीय चक्रण से संबंधित है जिसमें नाभिक अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। यह नाभिक क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में संक्रमण करेगा या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में अंतः संक्रमण करता है और यह इस रेडियो तरंगों के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन अकेली रेडियो तरंगें इसमें प्रयुक्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल होता है। अतः इसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस कहते हैं जो मैग्नेट की उपस्थिति में संपन्न होता है तथा
रेडियो तरंगें इसके साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। तो इस तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और इन सभी के अंदर हम यहाँ पर इन 3 का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 2 आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरा है माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस चैप्टर में हम 3 इस स्पेक्ट्रोस्कोपीज का उपयोग करेंगे और ये विभिन्न क्षेत्र स्पेक्ट्रम क्षेत्र कहलाते हैं, और ये स्पेक्ट्रम क्षेत्र की एप्लीकेशंस के रूप में आणविक संरचना निर्धारण करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनसे निर्मित स्पेक्ट्रम, उनके विभिन्न क्षेत्र, उनकी तरंगदैर्ध्य, उनकी तरंग संख्या, आवृत्ति, ऊर्जा तथा विभिन्न स्पेक्ट्रम क्षेत्रों का अनुप्रयोग क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपीज इसमें शामिल है, कौन सी विकिरण क्षेत्र का उपयोग इसमें किया जाता है, और ईएमआर और परमाणु की अंतःक्रिया में क्या क्या प्रक्रियाएं संपन्न होती है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर की लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, किस तरीके से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को लेके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस आएंगे, और उसके बाद बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक को बीएससी 3rd ईयर और बीएससी बीएड 4th ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके रूप में लिया गया है, और उसमें जितना मेंशन है उतने ही टॉपिक को हम यहाँ पर लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस चैनल को, परम रसायन के नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।